हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। गोपी, 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 जी साहब, गोपी, आया साहब। कहां थे तुम? तुम्हें पता है ना कि रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती। जी सर, लाया। जल्दी लेकर आ। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है दीपक? तुम्हें पता है ना कि गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीपक, कल सुबह इगतपुरी जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। माँ डार्लिंग, मूड तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, तो मूड तो वहाँ जाकर बन ही जाएगा। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे यही तो उम्र है रोमांटिक होने की। गोपी, गोपी। जी मैम साहब। गोपी, चाय के साथ थोड़ी सी बिस्किट भी ले आना। जी मैम साहब। शादी की है मैंने तुमसे, कोई भगा के थोड़ी लाया हूं। हटो हटो, छोड़ो। गोपी, तुम्हारी इलायची वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, और तुम्हारी जैसी चाय ना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ए सुनो, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। कल सुबह में जल्दी उठा देना, हमें 6 बजे निकलना है। जी सर। जाओ। दीपक, हेमा, दीपक, दीपक, दीपक रेडी? नहीं साहब, अभी तक तो वो लोग सो रहे हैं। क्या? हमें 6 बजे बुला के खुद सो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कुछ जलने की बू आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। तब आओ देखते। दीपक, सर, जरा उस सर्वेंट गोपी को बुलाओ। सर। गोपी, इधर आओ। सुनो, जरा अंदर चलो। सर। गोपी,
कल रात जब यहाँ पे आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर अपने कमरे में सो रहा था। तुम सो रहे थे? तुम्हारे साहब और मेम साहब यहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और तुम खर्राटे मार रहे थे। ऐसी कौन सी नींद है तुम्हारी जो इनके चीखने पे या आग के धुएं से नहीं खुली? अरे नहीं सर, हमारा कमरा वहाँ नीचे है ना, वहाँ धुआं नहीं पहुंचा इसलिए। मगर चीखे तो पहुंची होंगी ना? कान में रुई डाल के सो रहे थे क्या? अरे नहीं सर, चीखें नहीं सुनाई थी। नहीं भाग के ना अपने साहब को बचाता ना, वो तो थोड़ी सी पीली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम शराब के नशे में नहीं होते तो शायद तुम्हारे साहब और मेम साहब आज जिंदा होते। अच्छा, कल रात यहाँ पे और कौन कौन था? नहीं कोई और नहीं था, हम सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पे। आखिरी बार कब मिले तुम अपने साहब और मेम साहब को? रात के 10:30 बजे साहब और मेम साहब को चाय पीने की आदत थी ना, सोने से पहले चाय पीते थे। मैं चाय देने आया था तभी देखा। उस वक्त उन दोनों में क्या बातें हो रही? किसी बात से परेशान थे? ना बिल्कुल नहीं, वो तो आपस में मजाक कर रहे थे, जैसे शादी के नए जोड़े होते हैं वैसे ही बिल्कुल मजाक कर रहे थे। और मेम साहब ने तो मेरी तारीफ भी की थी, तुझसे अच्छा इलायची की चाय दुनिया में कोई नहीं बना। मुझे क्या पता था वो चाय उनकी जिंदगी की आखिरी चाय हो जाएगी। कमाल है, इस कमरे में आग लगी पर पलंग और गद्दे के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं जला। पर सर, जब दीपक और हेमा आग में जल रहे थे वो चुपचाप सोते रहे। वो चीखे क्यों नहीं, चिल्लाए क्यों नहीं, यहाँ से भागे क्यों नहीं? फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दोनों को मार के बेड पे सुला दिया और बाद में आग लगा दी? अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि मार के सुलाया है या सुला के मारा है। हाँ अभिजीत भाई, तुम लोगों का अंदाजा एकदम सही था। ये दीपक और हेमा वाकई इस हालत में नहीं थे कि अपने आप को आग से बचा सके। मतलब दोनों जख्मी थे? नहीं ब्रेडी, जख्मी तो कतई नहीं थे, क्योंकि ना तो इन दोनों के शरीर पर गोली का निशान था, ना किसी चाकू का निशान था और ना ही किसी और तरीके की चोट का निशान था। तो फिर इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? गैरी हैथर की वजह से। गैरी हैथर? ये क्या है डॉक्टर साहब? पूर्वी एक किस्म का केमिकल होता है जो अधिकतर एनेस्थीसिया या बेहोश करने की दवाइयों में मिलाया जाता है, और वही गैरी हैथर मुझे इन लोगों की चाय में मिला। ओह, तो जब आग लगी थी तो दोनों बेहोश थे? बिल्कुल। इसलिए बेचारे ना तो चिल्ला सके और ना ही भाग सके। हाँ, आओ बताता हूं। ये देखो, टेबल लैंप के इस वायर को शॉर्ट किया गया। अब जैसे ही ये टेबल लैंप जला होगा, ये वायर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ होगा, और इतना गर्म हो गया होगा कि इसमें स्पार्क हुआ होगा, और उस स्पार्क की वजह से आग लग गई होगी। ओह, तो आग इससे लगी है? ये तो तुम लोग पता करो। आग कैसे भी लगी हो डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो पक्का है कि दोनों का खून हुआ है। एक मर्डर है। खूनी को मालूम था कि दोनों रात में सोने से पहले चाय पीते, इसलिए चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और दोनों को बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सर, घर का नौकर गोपी कह रहा था कि रात को 10:30 बजे चाय देने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया था। रात को मेन गेट उसी ने बंद किया और फिर सुबह उसी ने खोला। सर, तो कहीं ये सब गोपी ने तो नहीं किया? हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये काम अकेले गोपी के बस का नहीं है, कोई और भी है जो इसके साथ मिला हुआ है। पहले एक काम करते हैं, दीपक और हेमा, इनकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री। जी हाँ,
वो सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू। सर, ये रही दीपक की जन्म कुंडली। वेरी गुड। पिछले 6 महीनों में उस पे 2 बार हमला हो चुका है, पर किस्मत से वो दोनों बार बच निकला। और दोनों बार जब इस पे हमला हुआ तो ये मीटिंग के लिए अकेला जा रहा था। सर, अगर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड दुश्मनी होती फिर तो उसे दीपक के पार्टनर मनीष को भी अपना निशाना बनाना चाहिए, सिर्फ दीपक ही क्यों? वही तो हैरानी की बात है सर। ये दीपक और मनीष हमेशा साथ साथ जाते थे मीटिंग करने के लिए, पर जिन 2 दिनों में दीपक पे हमला हुआ, 7 मार्च और 14 मई को, तब मनीष उसके साथ नहीं था। मनीष कैसे साथ होता? दीपक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा मनीष को, और दीपक के घर बिना रोक टोक कौन आ जा सकता है? मनीष। दीपक सोने से पहले चाय पीता था, यह बात किसको मालूम होगी? गोपी और मनीष को। सर, दीपक मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था। अगर दीपक तुम्हें इतना ही प्यारा था तो उसका खून क्यों करवाया तुमने? क्या कह रहे हैं आप? मैं दीपक को क्यों मरवाऊंगा? 7 मार्च और 14 मई को जब दीपक मीटिंग्स के लिए जा रहा था, तब उस पे जानलेवा हमले हुए थे या नहीं? जी हुए थे। और दीपक के साथ तुम हर मीटिंग में जाया करते थे। जी। तो फिर इन 2 मीटिंग्स में तुम दीपक के साथ क्यों नहीं गए? शायद मेरी किस्मत अच्छी रही। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, बल्कि ये दोनों हमले तुम्ही ने करवाए। लेकिन सर, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? क्योंकि दीपक के मरने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला। ये सारा बिजनेस तुम्हें मिल जाता, तुम इसके अकेले मालिक बन जाते। वो तो दीपक नहीं मरता तब भी मैं मालिक बन जाता। क्या मतलब? देखिए, दीपक इस बिजनेस से परेशान हो चुका था और उसने ये बिजनेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्यों? आइए मेरे साथ। दीपक बिजनेस इनकी वजह से छोड़ रहा था। ये तो धमकी भरी चिट्ठियां है। ये चिट्ठियां कौन भेजता था? पता नहीं सर, है कोई गुंडा जो हर महीने हमसे 5 लाख रुपए मांगता था और कहता था अगर पैसे नहीं दोगे तो 5 लाख टुकड़े कर दूंगा। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर, दीपक इन चीजों की परवाह नहीं करता था और वो इस दादागिरी के सख्त खिलाफ था, और मुझे भी वो पैसे देने से मना करता था। ये चिट्ठियां आती कैसे थी? कभी गाड़ी के कांच पर लगी हुई मिलती थी तो कभी ऑफिस के दरवाजे के नीचे मिलती थी। अरे साहब, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? साहब की चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाऊंगा आखिर में? ताकि दीपक और हेमा सोते रहे, कमरे में लगी आग से वो खुद को बचा ना पाए। इतनी घिनौनी हरकत तुम सपने में भी नहीं कर सकते। और साहब के साथ नमक हरामी करने से पहले हम अपनी जान न दे देते। समझ क्या रखे आप लोग? देख, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, और सच तो ये है, थोड़े से पैसे के चक्कर में तेरा ईमान टकमका गया। तूने अपने साहब और मेम साहब की जान ले ली, समझा? अरे झूठे साहब, ये झूठे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे ये सब करने के लिए, बताओ? किसी ने नहीं दिए सब। तो फिर तुमने चाय में वो नशे की दवाई क्यों मिलाई? हाँ, लैम्प के साथ छेड़खानी क्यों की तुमने? बोलो, शॉर्ट सर्किट क्यों किया? उस लैम्प को मैं क्या छूऊंगा? मैं कैसे छेड़खानी कर सकता हूँ उसको? मुझे तो वो बाथरूम का जो पानी गर्म करने वाला होता वो भी चलाना नहीं आता, तो इसको क्या छूऊंगा सर? इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते, दीपक, हेमा और तुम, जिनमें से 2 मर चुके हैं, तो बचे सिर्फ तुम। नहीं, कल एक आदमी और आया था, उसने लैब के साथ छेड़खानी की होगी, उसने छुआ होगा। कौन आया था? वो बिजली वाली दुकान में जो होता है ना, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिशियन वाला। हाँ, इलेक्ट्रिशियन। कितने बजे आया था? 7, 7:30 बजे। किस लिए आया था? वो बोला था कि हाँ, साहब के कमरे का एसी ठीक करना। अच्छा, तुमने बुलाया था उसे? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया? साहब ने बुलाया होगा। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, वो उस समय तुम्हें किचन में था, कब चला गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब सर, वो इसी घर में कहीं छुपा हुआ था। हाँ, और उसी ने मौका मिलते चाय में नशीली दवाई मिलाई।
और उस लैम्प का शॉर्ट सर्किट कर दिया। मिल गया। 59 गीता मार्ग बलवंत नगर। हाँ सर, इस एड्रेस पर कल हमारा इलेक्ट्रिशियन गोपाल गया था सर। गोपाल को बुलाओ। मगर आज तो काम पर आया नहीं सर। तो फोन करके जल्दी बुलाओ उसे, जरूरी बात करनी है। सर मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारा? कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो। दो फोन किया उसने। क्या? कौन? मैंने तो उसे 3 दिन पहले काम पर रखा था सर। इस चक्कर में मैं तो नहीं फंस जाऊंगा ना? उम्मीद करो कि गोपाल जल्दी मिल जाए, वरना फंस भी सकते हो। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो वोटो है? वाह, बिना फोटो या बिना आई कार्ड के तुमने किसी को भी ऐसे ही काम पे रख लिया? नहीं सर, मैंने तो आईडी कार्ड मांगा था। उसने कहा कि गांव में भूल गया हूँ, अगले हफ्ते उसका भाई आया तो लेके आएगा। उसका चेहरा तो याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह। उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। पता तो चलिए गोपाल कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट करता फिर रहा है। सर उस इलेक्ट्रिशियन ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की दीपक और हेमा को मारने। सर ना सिर्फ उसने उनके लैम्प के तार के साथ छेड़खानी की, बल्कि उनके चाय में बेहोशी की दवा भी मिला दी। मुझे तो लगता है कि एसी ठीक करने के बाद भी वो घर से गया ही नहीं होगा, वहीं पे कहीं छुप के बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कब वो दोनों वापस आएंगे और कब वो उनकी चाय में वो बेहोशी की दवा मिलाएगा। पर यह बात तो सिर्फ दीपक का नौकर गोपी ही जानता था कि उन दोनों को रात में चाय पीने की आदत है। सर मुझे तो लगता है ये गोपी भी इस जुर्म में शामिल है, क्योंकि सर बिना किसी अंदर वाले की मदद के ये गुनाह कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। गुनाह किसी अंदर वाले ने किया है या किसी बाहर वाले की मदद से किया गया है, ये तो स्केच की पहचान होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ श्रेया, अच्छा उस इलेक्ट्रिशियन का स्केच है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में? क्या नाम है उसका? ओके ठीक। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, वो इलेक्ट्रिशियन गोपाल एक तनुज नाम का पुराना मंझा हुआ अपराधी। तनुज? और वो धमकी भरे खत, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उन पे लगे हुए इंग्लिश के निशान बताते कि वो रंगा नाम के मुजरिम थे। सर इस रंगा का भी पुराना रिकॉर्ड है, बिल्डर्स बिजनेसमैन वगैरह को धमका के पैसे मिले। तब ये तनुज रंगा के लिए काम कर रहा है। और सर रंगा ने शायद उन दोनों को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि दीपक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन सर हम इस रंगा तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास इसका कुछ अता पता भी नहीं है। निखिल, चूहे को बिल से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो? क्या है सर? चूहे के बिल के बाहर रोटी का टुकड़ा फेंको और आराम से बैठ के तमाशा देखो। इस रंगा नाम के चूहे को बाहर निकालने के लिए रोटी खिलाएगा मनीष, दीपक का पार्टनर मनीष। शाबाश, अच्छा हुआ जो तू खुद ब खुद आया। तेरे सिर पे रंगा का हाथ है, अब तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरे पैसे लाया ना? हाँ पूरे हैं, चाहे तो गिन लीजिए। हमें अपने क्लाइंट पर पूरा भरोसा होता है, तू कम पैसे देने की गलती कभी नहीं करेगा। अच्छा एक काम कर, बाहर निकल, ब्रीफ केस सड़क पे छोड़ और जा। ठीक है।
बाहर निकल। सीआईडी धोखा किया उसने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। सीआईडी के सामने धमकी देता है। विनीत, गाड़ी में से बैग निकालो। जाने दो मुझे, रंगा नाम है मेरा, रंगा। मेरा नाम से ही पत्ते थर थर कांपते हैं। और मेरा नाम दया है। मेरा नाम सुन के मुजरिम सूखे पत्ते बन जाते हैं। साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब अब शेर है, मैं चूहा हूँ साहब। मेरा आपका मुकाबला है साहब। दीपक को क्यों मारा? दीपक को मैंने नहीं मारा साहब। मैं दीपक को क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसके मरने के बाद भी मुझे पैसा कहाँ मिला? साहब मैं तो छोटा मोटा गुंडा हूँ, तो छोटी मोटी धमकी देता हूँ, पैसे ऐंठता हूँ साहब। खून करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता साहब। झूठ मत बोल। तू जानता था कि दीपक को मारने से बाकी बिजनेस वालों के दिलों में तुम्हारे नाम का डर बैठ जाएगा, इसलिए तुमने अपने साथी तनुज को वहां भेजा इलेक्ट्रिशियन बना के। सोच समझ के लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की। क्यों? मगर साहब तनुज अब मेरे साथ काम नहीं करता। एक महीना हो गया उसे मेरी गैंग छोड़े हुए। तो फिर ये तनुज किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं पता साहब। हाँ, वो कह रहा था कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा साहब। कहीं इस दीपक की मौत के पीछे इस तनुज की गैंग का हाथ तो नहीं है? सर, आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? कबड्डी? हाँ, कॉलेज के दिनों में तो बहुतों को चित किया हमने। पर ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? कुछ मैच वैच होने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं सर, दरअसल बात यह है कि तनुज को लेकर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आपस में कबड्डी कबड्डी खेल रहे, और जब तक उन सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं जाते तब तक मेरी सांस अटकी रहेगी। अच्छा, चलो बताओ, कौन से सवाल है जो तुम्हारे पेट में उछल कूद रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि अगर तनुज रंगा की गैंग में है ही नहीं तो फिर उसने ये जुर्म क्यों किया? ना तो दीपक के घर से पैसे चोरी हुए और ना ही उसकी तनुज के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी तनुज की नहीं फ्रेडी, किसी और की थी। कोई तो है जिससे दीपक की मौत से बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, उसने ये सब करवाया है। सर एक अजीब सी बात पता चली। हाँ? क्या बात है? सब परसों हाईवे नंबर 47 पे एक एक्सीडेंट हुआ था किसी नरेश का। उसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों जलकर मर गए थे। अच्छा, उनका इस केस से कुछ लेना देना है? हाँ सर, 4 बातें एक जैसी इन दोनों केसेस में। पहली, नरेश की भी दीपक की तरह नई नई शादी हुई थी। दूसरी, नरेश और उसकी वाइफ दोनों ने खुद को आग से बचाने की कोशिश नहीं की। और तीसरी बात सर, उन दोनों की बॉडी में से भी वही कैरी हैदर नाम का केमिकल पाया गया जो इंसान को बेहोश कर देता है। और चौथी बात? चौथी और सबसे अहम बात सर, नरेश भी दीपक की तरह अमीर सक्सेसफुल बिल्डर था। बिल्डर? हाँ। है कौन ये सिर्फ बिल्डर लोगों को ही निशाना बना रहा है? इस नरेश और उसकी बीवी की बॉडीज कहाँ हैं? सर उन दोनों की बॉडीज पुलिस मॉर्ग रूम में है। एक काम करो, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर नरेश कुमार, इनके घर वालों से भी मिलना पड़ेगा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब कि खूनी कौन होगा। मेरे बेटे की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब, किसी से दुश्मनी नहीं। और आपकी बहू प्रीति की? वो बेचारी तो यहाँ ज्यादा किसी को जानती तक नहीं थी, कनाडा में ही पली बड़ी थी। तो क्या उसने शादी के बाद यही रहने का मन बना लिया था? नहीं, बल्कि नरेश ने अपना बिजनेस छोड़ के प्रीति के साथ कनाडा जाके सेटल होने का प्लान बनाया था। यानी नरेश भी अपना बिजनेस छोड़ना चाहता था, बिल्कुल दीपक की तरह। अच्छा, ये नरेश अपना बिजनेस क्यों छोड़ना चाह रहा था? कुछ मालूम है आप लोगों को? वो हमसे बिजनेस की बातें शेयर नहीं किया करता था। तो क्या पिछले कुछ दिनों में वो परेशान था या उसे किसी तरह की धमकियां मिल रही थी? धमकियों का तो पता नहीं, लेकिन कुलभूषण की वजह से वो बहुत परेशान था। कुलभूषण की वजह से? ये कुलभूषण कौन है?
वो एजेंट जो मेरे बेटे को कनाडा जाने के लिए वीजा का इंतजाम कर रहा था साहब, लाखों रुपए ऐंठ लिए उसने, लेकिन वीजा नहीं दिला पाया। ये वीजा ना दिलवा पाने पे क्या उसने आपके पैसे लौटाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि धमकियां और देकर गया कि अगर आप दोनों सलामती चाहते तो पैसों को भूल जाओ। तो आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी ना? लेना तो चाहता था, पर डरता था कि कहीं बहू फंस न जाए। लेकिन आपकी बहू कैसे फंस सकती है? क्योंकि प्रीति ने नरेश को कुलभूषण से मिलवाया था। आपकी बहू प्रीति ने? हाँ। तो क्या प्रीति कुलभूषण को पहले से जानती थी? हाँ, प्रीति कुलभूषण को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत पहले से। और उसने कहा था कि उसकी फैमिली का वीजा कराने में भी कुलभूषण ने उसकी मदद की थी। हम आपके बेटे और बहू की फोटो देख सकते हैं? वो दूसरे वाले घर पर है साहब। मेरे बेटे नरेश की मौत के बाद मेरा वहां पर मन नहीं लगता था साहब, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी साहब, मैं आज शाम तक आपको फोटो भिजवा देता हूँ। थैंक्स। लगता है हमें भी कनाडा का वीजा लेना पड़ेगा इस कुलभूषण से। संभाल के भाई। भाई साहब, यहाँ का मालिक कौन है? मालिक तो आपके सामने खड़ा है। तो आप हैं कुलभूषण? कुलभूषण मेरा किराएदार था जी, आज ही दुकान खाली करके चला गया। कुलभूषण चला गया? अरे चला क्या गया जी, मैंने उसे निकाल दिया। बहुत शिकायत थी उसके खिलाफ कि वो शराफत की आड़ में बहुत गैरकानूनी काम करता है। भाई साहब, ठीक तरह से निकालिए, कभी भी आ जाएगा, कहेगा मेरा फोटो खराब कर दिया। भाई साहब, ये बताइए कि आपके पास उसकी फोटो तो होगी ना? फोटो तो मेरे पास है, और मैं आपको क्यों दिखाऊं? क्यों? देखिए, हम लोग सीआईडी से, और हमें शक है कि कुलभूषण का हाथ दीपक नाम के बिल्डर के खून में भी। वो दीपक कुमार जो 2 दिन पहले अपने घर में जलकर मर गया था? जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये वो एग्रीमेंट है जिससे दुकान को मैंने किराए पर दिया था, मैं उससे सिग्नेचर करवाने लाया था। उसका फोटो इसमें है, देखिए। ये है कुलभूषण। सर, लगता है ये दीपक भी इस कुलभूषण के चंगुल में फंस गया था, विदेश जाने के लालच में। अब दीपक के परिवार वाले ही बताएंगे इस कुलभूषण का इतिहास। आप ठीक कह रहे सर, कुलभूषण ही वो एजेंट था जो दीपक को वीजा देने वाला था। मतलब वीजा दिया नहीं? नहीं दिया, पैसे भी पूरे ले लिए। जब भी हम लोग फोन करते यही कहता, आज दूंगा, कल दूंगा, यही कह के हमें बेवकूफ बनाता रहा। दीपक ने तो बोल भी दिया था कि 1 हफ्ते में वीजा बना के दे देना, नहीं तो पैसे लौटा देना, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। फिर क्या हुआ? हमने अपना बेटा खो दिया। अच्छा, अब दीपक को धमकी वाली चिट्ठियां आती थी, इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं, दीपक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, इस कुलभूषण को कैसे जानते थे आप लोग? हम नहीं जानते थे, हमारी बहू हेमा अच्छी तरह से जानती थी, उसी ने हमें मिलवाया था। पर हेमा तो बाहर पली बड़ी है, तो वो कुलभूषण को कैसे जानती थी? मुझे नहीं मालूम। नरेश को कुलभूषण से मिलवाया उसकी बीवी प्रीति ने, और दीपक को मिलवाया हेमा ने। और सर, हेमा और प्रीति दोनों ही कुलभूषण को अच्छी तरह से जानती थी, विदेश में पली बड़ी होने के बावजूद। लगता है प्रीति और हेमा दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, ये कुलभूषण नहीं है, इसका असली नाम रणदीप है। रणदीप? ओह, ये तो पुराना पापी है। इतने सारे केसेस है इसके ऊपर 420 के। हाँ सर, ज्यादातर घपले इसने लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देकर किए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा दिलवाने का झूठा वादा करके ये लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था।
और इसके आखिरी दो शिकार थे दीपक और नरेश। मगर सर, इस रणदीप ने तो कई सारे लोगों को चुना लगाया होगा, तो फिर इसने दीपक और नरेश की जान क्यों ली? शायद उन दोनों को रणदीप की असलियत के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए रणदीप ने तनुज की मदद से दोनों को रास्ते से हटा दिया। सर इसमें यह भी लिखा है कि ये रणदीप शादियां भी करवाता था, अमीर परिवारों के लड़कों के लिए एनआरआई बहुएं भी लाता था। अच्छा, एनआरआई शादियां? ये इस रणदीप की एक और तरकीब होगी लोगों को फंसाने की। सर, लगता है ये रणदीप उन्हीं लोगों को अपने जाल में फंसाता होगा जिन्हें या तो विदेश जाने का चस्का है या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों से शादी करने का। हम मगर हेमा इस रणदीप की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? दीपक के माता पिता ने बताया था ना कि कुलभूषण हेमा को काफी सालों से जानता था। पर सर, दीपक के माता पिता तो ये भी कह रहे थे कि हेमा ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, फिर इसका इंडिया में रहने वाले 420 रणदीप से पाला कैसे पड़ गया? और नरेश के माता पिता भी कह रहे थे कि उनकी बहू प्रीति काफी सालों से कुलभूषण को जानती थी। सर, इस रणदीप ने पहले हेमा और प्रीति को अपने जाल में फंसाया और फिर उनके जरिए दीपक और नरेश को अपना शिकार बनाया। नरेश के पिता का एमएमएस, हमने उनसे प्रीति की फोटो मंगवाई थी ना, शायद वही होगा। हाँ सर, ये प्रीति है। सर ये तो हेमा है। ये इसका मतलब हेमा और प्रीति दोनों एक ही हैं। ये क्या चक्कर है? अब फोटो के अंदर घुस ही जाओगे क्या सालू के साथ? इतनी बारीकी से क्या देख रहे हो? हेमा की आंखें। नहीं तो क्या मिला कुछ आंखों में आपको? ढूंढ रहा हूं अभी जी। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि हेमा को हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया नाम की बीमारी थी या नहीं। हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? बच्चे, एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिसका अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाती रहती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मतलब हेमा और प्रीति को ये बीमारी थी? अभिजीत, इन दोनों लाशों के ब्लड में तो मुझे इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन इस हेमा की आंखों में मुझे इस बीमारी का जरा भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों लाशों में हेमा नहीं है ना। हेमा की जगह किसी और को लाके जला दिया गया है। सर, अगर हेमा जिंदा है तो फिर वो गई कहां? और अगर ये लाश हेमा की नहीं है तो फिर है किसकी? सभी अस्पतालों से उन मरीजों की लिस्ट निकालो जिन्हें ये आंख वाली बीमारी थी, फिर देखते हैं उनमें से कौन कौन गायब है। पर आप लोगों को इस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया के मरीजों की लिस्ट चाहिए क्यों? केस सॉल्व करने के लिए हम लोग सीआईडी से। ओह, एक मिनट। बहुत रेयर बीमारी है ये सर, बहुत कम लोगों को होती है। ये है उन मरीजों के नाम। तो कम से कम 50 नाम है। श्रेया, काम करो, मिसिंग पर्संस ब्यूरो की लिस्ट निकालो और देखो इन मरीजों में कोई है क्या। सर, आभा का नाम है इसमें। सर, गौरी का भी है। एक की उम्र 24 साल और दूसरे की 26। ये देखो, दोनों की हाइट 5 फुट 3 इंच, बिल्कुल हेमा के जितनी। और इन्हें दूर से देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये हेमा नहीं है। सर, मतलब हेमा की जगह इन दोनों की लाश रखी गई। लाश? जी हाँ, लाश। हमें शक है कि आभा और गौरी इन दोनों का खून हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। भगवान इन दो मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दोनों तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश भी जाने वाली थी। विदेश जाने वाले थे?
अब बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां कुलभूषण से मिलने गई थी वीजा के लिए, और जैसे ही कुलभूषण ने इन दोनों लड़कियों को देखा कि ये दोनों हेमा जैसी दिखती हैं, उनका काम तमाम कर दिया उसने। श्रेय, काम कर, जरा देखो इस लिस्ट में किसी का प्रोफाइल मैच करता है। सर, सर है, ये पूनम इसकी प्रोफाइल हेमा के प्रोफाइल से मैच करती है। तो इसका मतलब पूनम की जान भी खतरे में है। सर ये रहा बंगला नंबर 23। सर पूनम यहीं रहती है। छोड़ दो मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं। छोड़ दो। तो रणदीप और तनुज है। ये तो पूनम को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। लगता है एक और अमीर आदमी को मारने का प्लान है। चल अंदर बैठ। जल्दी गाड़ी चला, इससे पहले को आ जाओ यहाँ पे। चल। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं। मेरी भतीजी, वो चुन चुन कर अमीर लोगों को फंसा कर शादी करते, और मैं उन्हें वीजा का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। और जब तुम लोगों को महसूस हुआ कि ये मुर्गी और सोने के अंडे नहीं देगी, तो तुम लोगों ने दो खून कर दिए, एक लड़के का और उन मासूम बेचारी लड़कियों का जिन्हें आंखों की बीमारी है। हा? ये तो रणदीप का प्लान था। मैं तो सिर्फ सुपारी लेकर खून करता हूँ। तुम्हारा अगला शिकार कौन है? हा? और किसका करने वाला है? गौरव का। गौरव कौन? मशहूर बिजनेसमैन गौरव विक्रांत। वो इस वक्त हेमा से शादी कर रहा है। कहाँ है ये शादी? ये शादी कहाँ है? जिस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो पल आ गया है तनिषा। तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। गलत। गलत? सबसे सही फैसला तो ब्राजील जाने का है ना गौरव? गौरव ब्राजील जाए या ना जाए, तुम जरूर जाओगी जेल। जेल? आप लोग मेरी बीवी को जेल में डालेंगे? सिर्फ जेल में ही नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी बीवी को बड़े सम्मान के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। तनिषा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तनिषा नहीं, हेमा और प्रीति। क्यों, और भी बहुत सारे नाम है ना तुम्हारे? हम
जानबूझकर वही परिवार ढूंढते जिन्हें एनआरआई बहू चाहिए थी। और फिर उन परिवारों का विश्वास जीतकर उनके साथ विश्वासघात करते हो तुम लोग। मैं चाचा जी को कुलभूषण बनाकर अपने ससुराल वालों से मिलवाती और खुद एक अच्छी बहू बनने का नाटक करती रहती। शादी जैसे पवित्र बंधन का गलत इस्तेमाल करके तुमने बहुत ही भयानक गुनाह किया है। तुम्हें तो फांसी ही होगी। हे भगवान, कौन है? कौन है वहां? कौन है? मैं भी ना बेकार में टेंशन लेती रहती हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कौन है बेडरूम में? कौन है? अगर वो धमकी वाली बात सच है तो मेरी जान को खतरा है। नहीं, मैं तो बेकार में डरती रहती हूँ। नहीं, सावधानी बरतने में हर्ज ही क्या है। मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम। छोड़ो इसे, छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस बुला लूंगी। छोड़ो। रात के अंधेरे में सिर्फ चांद के प्रकाश में, बिजली की गड़गड़ाहट में राजन ने अपनी चाबी से मुख्य द्वार को खोला। राजन शयन कक्ष की ओर मुड़ा। धीरे धीरे और धीरे वो अपने कदम शयन कक्ष की ओर बढ़ाने लगा और जैसे ही राजन शयन कक्ष के द्वार तक पहुंचा तभी अचानक एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आ थमा। राजन की चीख निकल गई। राजन ने पलट कर देखा तो वो उसकी पत्नी अनीता थी। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन से कहा, जानू, हैप्पी बर्थडे। अनीता के हाथ में एक केक था। उस केक के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। रेखा, तुमने देखा ये लाइट और साउंड वाले आइडिया कहाँ हुए? डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो। अरे हिट है,
खूनी लिबास नाम सारे देश में धूम मचाएगी, देखना। राजन राजन बड़े ही प्यार से अनीता की आंखों को पढ़ रहा था। अनीता ने राजन से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जन्मदिन को भूल गई? राजन मुस्कुराया। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। अनीता ने वो केक टेबल के ऊपर रख दिया। अचानक अनीता ने चाकू उठाया और तेजी से राजन की ओर घुमाया। राजन डर गया। तभी अनीता बोली, चानू केक नहीं काटोगे? राजन ने राहत की सांस ली। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने वो चाकू केक काटने के लिए केक के ऊपर रखा, तभी अनीता चिल्लाई, रोको! राजन फिर डर गया। अनीता मुस्कुराई। अनीता ने कहा, चानू मोमबत्तियां तो बुझा दो। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। थैंक यू वेरी मच। किसी को बाहर मत जाने देना, मेन डोर बंद। विक्रांत क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई सीआईडी को बुलाओ जल्दी। विक्रांत जी मेरे इस नोवेल खूनी लिबास के प्रकाशक थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने ही किया था। दरअसल आज मेरे इस नए उपन्यास खूनी लिबास का लॉन्च था। मैं वहां पर खड़े होकर इस उपन्यास के एक अध्याय को पढ़कर सुना रहा था। बैकग्राउंड में साउंड्स और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा था। तय समय के अनुसार लाइट्स ऑफ हो गई और जब वापस ऑन हुई तो मैंने देखा कि विक्रांत के सीने से खून बह रहा था और वो ये रेखा जी हैं, विक्रांत जी की पत्नी। खूनी लिबास, खूनी लिबास, ये नाम कहीं सुना ऐसा लगता है। सर वो अंजलि, उसके पास से हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला था। हाँ अंजलि, जिसका खून हुआ कल रात, उसके बैग में भी हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला। पलटो से संभल गए। तो अंजलि का और उस हमलेवार के बीच में काफी हाथापाई हुई थी। निशाने को देख के लगता है कि अंजलि ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ सर, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चला दी। दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, घर की सारी चीजें, सारा सामान अपनी जगह पे है। यानी वो हमलावर घर के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसा है, अंजलि ने उसे अंदर आने दिया है। इसका मतलब है कि अंजलि उसे जानती थी। टूटा हुआ डिक्टाफोन, जरूर अंजलि ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तभी उस हमलावर ने इसे तोड़ दिया। सर अंजलि के पर्स में ये आईडी कार्ड मिला है। प्रेस का कार्ड? अंजलि एक पत्रकार थी? हाँ सर, और सर साथ में ये बुक लॉन्च फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी है। इसका मतलब है अंजलि को भी यहां आने का इनविटेशन मिला था। कहीं दोनों खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? जरा पीछे हटिए प्लीज। गोली विक्रांत जी के सीने पे लगी, यानी
वार सामने से किया गया। जरा ना आगे लो। गोली विक्रांत जी के सीने से चीरती हुई पीठ से बाहर निकली और यहाँ चेयर में जा घुसी। सर तब तो गोली बहुत नजदीक से चलाई गई होगी, क्लोज रेंज से। इन्हें नीचे लिटा दो, संभाल के। निकल, ये लो, एक लंबी रस्सी लिया। और विनीत, जितने मेहमान हैं उन सबके नाम और एड्रेस नोट कर लो। इन्हें पूछो कि इन लोगों ने किसी को देखा है या किसी पे शक है क्या। और जितने लोगों को इनविटेशन दिया गया उन सब की एक लिस्ट बनाओ और पता करो कि यहाँ कौन लोग हैं जो जबरदस्ती बिना इनविटेशन के अंदर घुसा है। और ये भी पता करना कि कौन लोग हैं जो इनविटेशन देने के बावजूद यहाँ पे नहीं आए। सर, जिस तरह से गोली चलाई गई है स्टेज पर से ही चली हो। ये कैसे हो सकता है सर? इस स्टेज पर तो सिर्फ मैं ही था। आप कह रहे थे कि उस वक्त आप स्टेज पे इस उपन्यास से एक अध्याय पढ़ रहे थे। जी हाँ सर, बैकग्राउंड में साउंड और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा है। और हाँ सर, इस कहानी में एक जगह कमरे में अंधेरा होता है और किरदार पे गोली चलती है। और उस वक्त इस हॉल में भी अंधेरा हुआ था। ये अंधेरा होना और गोली चलने की आवाज, ये पहले से तय था क्या? जी हाँ सर, गोली की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई देना और ठीक उसी वक्त सचमुच की गोली चलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें वो ऑडियो सीडी चाहिए गोली चलने की। जी हाँ, मिल जाएगी। सर, सरस्सी गोली यहीं कहीं आसपास से चलाई गई है। सर, करीब 15-20 फीट की दूरी है। सर, हो सकता है खूनी इस पर्दे के पीछे कहीं छिपा हो। गोली यहां इसी जगह से चली है, ये देखो। एक मिनट जब हिलना नहीं, हिलना नहीं। किसी के जूतों के निशान है। सर, हो सकता है ये निशान खूनी के जूते के। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ बैक स्टेज पे जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ बुलाओ। यस सर, ये लोग थे यहाँ पर। आप लोग थे जब बाहर हॉल में गोली चली थी, आप लोग यहीं पे थे बैक स्टेज में? जी सर। किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं सर। नहीं? मैंने देखा सर, एक आदमी जल्दी जल्दी भाग रहा था। आप पहचानते हैं उसे? साहब अंधेरा था साहब, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया साहब कुछ। अच्छा, उस आदमी ने क्या पहना हुआ था कुछ याद है? शर्ट, कुर्ता या कुछ और? साहब अंधा है क्या? जंगली कहीं का? साहब काले रंग का कोट पहना था साहब, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा था साहब, और उसने मुझे धक्का दिया साहब, वो धक्का देके भाग गया साहब। ठीक है, आप लोग जाओ। सिक्योरिटी से जाके पता करते हैं कि उन लोगों ने किसी लंबे काले कोट वाले आदमी को देखा है या नहीं। जी सर, वो बहुत जल्दी में था। इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो निकल गया। वो गया कैसे यहाँ से? गाड़ी से गया सर। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। अच्छा, वो दिखता कैसे था? उसने क्या पहन रखा था? हुलिया बता सकते हो? सर, उसने काले कलर का कोट, टोपी और चश्मा पहना हुआ था। सर, अंदर हॉल में भी उस आदमी ने हमें यही हुलिया बताया था। यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश है। तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी साड़ू के साहब, कोई खास बात पता चली है क्या? खास बात यह है अभिजीत
ये 2 बुलेट्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ये वाली बुलेट मुझे अंजलि की बॉडी में से मिली है और ये बुलेट मुझे विक्रांत की बॉडी में से मिली है और दोनों बुलेट .32 कैलिबर की गन से चली है। यहां देखो, ये देख रहे हो, दोनों गोलियों पर गन बैरल का एक जैसा निशान है, एकदम आइडेंटिकल। इसका मतलब अंजलि और विक्रांत को एक ही गन से मारा गया है। मिस्टर विक्रांत उस उपन्यास खूनी लिबास के प्रकाशक थे और अंजलि उस बुक लॉन्च में आने वाली थी मगर पहुंची नहीं। दोनों को एक ही गन से मारा गया है, मतलब दोनों का खूनी कोई एक ही है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी ने ठीक उसी वक्त गोली कैसे चलाई जिस वक्त फंक्शन के बैकग्राउंड म्यूजिक में गोली चलने की आवाज थी? एक बार वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। हाँ यार, थोड़ी मिस हो गई है, फिर से ट्राई करता हूं। सचिन, फिर से मुझे ऑन करना। और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज पे गोली चलाना इतना आसान नहीं है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और हत्यारे ने उसी वक्त गोली चलाई जिस वक्त उसने सीढ़ी से गोली की आवाज सुनी। अपना टाइमिंग सही करने के लिए उसने काफी प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए उसे इस सीढ़ी की जरूरत तो जरूर पड़ी होगी। हाँ, और बिना सीढ़ी के तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता था। पता लगाओ ये सीडी किस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तैयार की गई है और किस किस को दी गई है। सर बुक लॉन्च फंक्शन की गेस्ट लिस्ट चेक की तो पता चला कि 5 गेस्ट थे जो इस फंक्शन में नहीं आए। अच्छा, और क्यों नहीं आए थे? सर 4 लोगों ने तो पहले ही ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक गेस्ट ने ऐन वक्त पर अपना इनविटेशन कैंसिल कर दिया। और वो कौन है? विक्रांत जी की सेक्रेटरी स्नेहा। स्नेहा जी? मैं उस रात वीएन हॉस्पिटल में थी, मेरे भाई का ऑपरेशन था, वो अब भी सीरियस है। आप चाहें तो वीएन हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने इस बारे में विक्रांत सर को भी बताया था। नेहा जी, ये बताइए कि विक्रांत जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई कॉम्पिटिटर उनका? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान बहुत थे। क्यों? पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें फोन पर किसी से टेंशन में बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे वो, सुना आपने? हाँ, वो बार बार अमन का नाम ले रहे थे। अमन? अच्छा, अब ये बताइए कि बुक लॉन्च फंक्शन के दौरान नरेशन के साथ साथ साउंड इफेक्ट्स का आइडिया किसका था? जी, वो विक्रांत जी का ही आइडिया था। वो चाहते थे कि बैकग्राउंड में एक माहौल सा बने और इसीलिए मैंने सीडी की 3 कॉपीज भी बनाई थी। 3 सीडीज? मगर वहाँ ऑडिटोरियम में तो हमें सिर्फ 2 ही सीडी मिली थी। ये 3 सीडीज किस किस के लिए? एक विक्रांत सर के लिए, अमन के लिए और एक अपने लिए। ओह, तो क्या आप हमें ये ऑडियो सीडी दे सकती हैं? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली वो सीडी या तो गुम हो गई है या मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं। आई एम सॉरी सर। आपकी ये सीडी की कॉपी बुक लॉन्च से पहले चोरी हुई थी या बाद में? पहले, बहुत पहले। पहले। थैंक यू स्नेहा जी। अगर आपसे कोई और सवाल पूछना हो तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। थैंक यू। सर, ये तीसरी सीडी का राज क्या है, समझ नहीं आया। कहीं किसी ने सीडी चुरा तो नहीं ली? लेकिन क्यों, कौन करेगा ऐसा? यही पता लगाना पड़ेगा हमें। पहले इस अमन से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अरे सर, आप लोग यहाँ? हमें पता चला कि आप
पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं तो सोचा लगे आज क्यों ना हम भी कुछ सवाल पूछ लें आपसे। क्या बात करें सर, एक जर्नलिस्ट को जवाब देने में और सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, फर्क तो होता है। पत्रकार को जवाब देने से मना किया जा सकता है, पर सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब तो देना ही पड़ता है। क्या बात है दया सर, आपको तो एक लेखक होना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। खैर, विक्रांत जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। विक्रांत बहुत ही सीधा साधा और बड़े ही दिल वाला था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ। अगर मैं सच कहूँ सर, तो उसके चले जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखा था आपने? कोई अजीब सी बात? जी हाँ, वो बहुत ही खोया खोया सा रहने लगा था, गुमसुम, खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशानी उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि किस बात की परेशानी थी उन्हें? जी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस की लॉबी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? शायद वो किसी मिलन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मिलन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपने ये नाम मिलन पहले सुना था या किसी मिलन को जानते हो आप? जी नहीं। थैंक यू। तो स्नेहा कह रही थी कि उसने विक्रांत को किससे फोन पर बात करते समय अमन का नाम लिया, और ये अमन कह रहा है कि उसने मिलन का नाम लिया। इन्हें एक काम करो, विक्रांत जी के मोबाइल से मिलन का नंबर निकालो और फिर उसका एड्रेस, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फैन चल रहा है, अलमारी खुली हुई है, खाना वैसा का वैसा है, खिड़की भी खुली हुई है। मतलब ये जल्दी जल्दी में भागा यहां से, तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ के गया होगा। चेक करो घर को। सर, ये फोटो मिलेगा। ये? सर, ये फोटो तो स्केच से मैच होता है। ये देखिए। मतलब मिलन ही था जो उस बुक लॉन्च में गया था। चेक करो, देखो और क्या मिलता है। सर, अमिन, सर ये देखिए, चश्मा। वॉचमैन ने भी बताया था ना, गोली चलने के बाद जो आदमी गेट से निकला था उसने यही पहन रखा था, काला कोट, चश्मा और हैट। मतलब सर, बुक लॉन्च पे मिलन विक्रांत का खून करने के बाद पहले घर आया, हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और यहाँ से चक्कर हो गया। करेक्ट। सर, ये डस्टबिन से ये पेपर मिले हैं। सर देखिए, जैसे इस पे कोई नक्शा बना हुआ है। नक्शा ही लग रहा है। जोड़ो इसे। ब्लू पर्ल। ब्लू पर्ल। पता लगाओ ये जगह कहाँ पे है। निखिल, तुम्हें पूरा यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, उस कागज पे जो लैंडमार्क था वही होटल है, और इस होटल के आसपास सिर्फ एक फार्म हाउस है।
अकेल, अंदर कमरे की तलाशी लो। सर, सर ये देखिए। सर ये सेटअप तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जो उस बुक लॉन्च फंक्शन के जैसा था। हाँ? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि खूनी काफी अरसे से ये खून करने की प्लानिंग कर रहा था। उसे उस जगह का पूरा लेआउट पता था। उसे ये भी मालूम था कि उस फंक्शन में विक्रांत जी कहां बैठे होंगे। सर ये देखिए, ये गोली बिल्कुल वैसी गोली है जो हमें विक्रांत जी की लाश से मिली थी। हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखकर उसने कत्ल करने की साजिश रची है। पता नहीं कितने दिनों से अपने इरादों को अंजाम देने में लगा पड़ा था वो। ये टारगेट प्रैक्टिस, ये देखो, ये गोलियां सीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। ओह, सर लगता है वही सीडी है जो मौका वारदात से गायब हुई थी। हाँ, ये वही सीडी है और इसी सीडी की मदद से उसने अपना टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखा। जैसे ही सीडी में गोली चलने की आवाज आई, उसने अपने गन से गोली चला दी। और इस टारगेट को देखो, ये इतने सारे छेद हैं। यानी टाइमिंग परफेक्ट रखने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, टारगेट प्रैक्टिस। और सर इसीलिए उसने ये पर्दे और खिड़कियां सब बंद करके रखा, ताकि जब वो गोली चलाने की प्रैक्टिस करे तो ना उसे कोई सुन सके ना देख सके। निखिल, आसपास जाके पता करो कि ये फार्म हाउस किसका है। शेल। सर जो बात पता चली आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या? सर ये फार्म हाउस विक्रांत जी की वाइफ रेखा के नाम पे है। रेखा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे ही फार्म हाउस पर मेरे ही पति के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपने पति को बचाती नहीं? क्या मैं सीआईडी को इन्फॉर्म नहीं करती? ये फार्म हाउस की चाबी किस किस के पास रहती है? एक चाबी मेरे पास रहती है और दूसरी विक्रांत के पास रहती थी। जब भी उसका मन करता था वो वहां चला जाता था। मैं तो काफी अरसे से फार्म हाउस पर गई नहीं। अच्छा, विक्रांत जी ने कभी आपसे किसी मिलन नाम के आदमी के बारे में कुछ कहा था? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या आपने हाल फिलहाल विक्रांत जी के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? हाँ, काफी समय से विक्रांत का बर्ताव अजीब सा हो गया था। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कभी कुछ नहीं बताता था। सुबह भी जल्दी निकल जाता था और रात को भी देर से लौटता था। तो आपने उनसे पूछा नहीं? बहुत बार पूछा, लेकिन उसने तो मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ पूछो बस चुप रहता था। ठीक है रेखा जी, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे।
सर, मुझे तो लगता है ये मिलन ही खूनी है, क्योंकि बुक लॉन्च फंक्शन की शाम उसको ही निकलते हुए देखा गया था। हाँ, कहीं से उसने फार्म हाउस की चाबी का इंतजाम किया होगा, वहां पे सीडी के म्यूजिक पे गोली चलाने की प्रैक्टिस की और बुक लॉन्च में जाके विक्रांत जी का खून कर दिया। पर सर हमें ये भी नहीं पता कि मिलन है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट अंजलि की मौत का इस केस से क्या लेना देना है। सर, डेक्टाफोन में से जो हमें टेप मिला था वो पूरी तरह से डैमेज था, लेकिन अब उसे रिपेयर कर लिया गया है। वेरी गुड। तो डेक्टाफोन लाना जरा। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार। जान को खतरा? फिर से रिमाइंड करो। मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार। मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5। तो फिर से चलो। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। हाँ सर, तो फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। टेप से दो बातें तो पता चली है। अंजलि की जान को खतरा था और मरने से पहले उसने एड्रेस बताया था फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। देखते हैं कौन रहता है इस एड्रेस में। जी, हम सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माफ कीजिए, हमने आपका नाम नहीं पूछा। मृदुला। मृदुला। मृदुला जी, आप अकेली रहती हैं? हाँ, नहीं, मतलब मेरे पति के साथ, शैलेश। लेकिन फिलहाल वो किसी काम के सिलसिले में 3 महीनों के लिए हमारे गांव गए हैं। ओह अच्छा। आप किसी अंजलि को जानती हैं? अंजलि? एक सेकंड, ये है उसकी फोटो। कौन? अंजलि एक पत्रकार थे। जी नहीं, एक्चुअली मैं घर से बाहर सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए निकलती हूँ। मैं किसी पत्रकार को नहीं जानती। सब्जी भाजी खरीदने जब घर से बाहर जाती हैं तो शायद आपने कहीं इसे देखा हो, इसके बारे में सुना हो। जी नहीं। हमने आपको डिस्टर्ब किया, शायद आप नहा रही थी। जी हाँ। तो फिर आपके बाल इतनी जल्दी कैसे सूख गए? जी, वो मैं शैम्पू करने जा ही रही थी तब आप लोग आ गए। अब आप लोग जाएंगे तब मैं कर लूंगी शैम्पू। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम लोग चले जाएं? जी नहीं, मगर वो पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। झूठ बोल रही है। हाँ सर, वो शैम्पू वाली बात तो झूठी थी। जानबूझ के दरवाजा खोलने में देर लगाई। शैम्पू का तो सिर्फ बहाना था। लेकिन सर, ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? हॉल की दीवार पे एक जगह खाली थी। ऐसा लग रहा था वहां पे कोई पेंटिंग लगी थी या कोई फोटो फ्रेम था। मतलब सर, अभी हमारे अंदर घुसने से पहले उन्होंने वहां से वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग हटा दी होगी। अब तो ऐसा ही रहा है। मगर वो ऐसे क्यों करेगी सर? नहीं चाहती होगी कि हम वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग देखें। सर, ऐसी क्या खास बात होगी उस फोटो फ्रेम या पेंटिंग में? उसी का पता लगाना पूर्वी। चलो जरा पड़ोसियों से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ सर, ये वाला घर मेरा है। हो, आप फिर तो शैलेश जी और मृदुला जी को जानते होंगे? हाँ, बहुत अच्छे से।
कितना जानते हैं उनके बारे में? I mean, उनके बारे में ऐसी कोई बात जो आपको खटकती हो, कुछ अजीब लगता हो उनके बारे में? हाँ सर, एक्चुअली सर वो दोनों वैसे तो बहुत मिलनसार है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर उनका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया सर। अजीब सा मतलब? अचानक हम सबसे बातें करना बंद कर दिया है, सहमे सहमे से रहते हैं सर। तो इसकी वजह नहीं पूछी आपने? पूछा था सर, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया सर। अच्छा, इनके घर आना जाना तो होगा आपका? हाँ, काफी बार मैं जा चुका हूँ। I see। फिर तो आपने इनके हॉल में जो एक तस्वीर है वो तो देखी होगी, वो जो है ना, वो बड़ा सा फ्रेम है हॉल में बिल्कुल सामने, वो कौन सी फोटो थी वो? मैरिज वाली सर, मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो है सर। कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही। अच्छा, ये शैलेश जी काम कहाँ करते हैं? शॉपिंग आर्केड में सर। कौन से शॉपिंग आर्केड? वो हाँ, आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। जी ने वो मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो हमसे क्यों छुपाई? शायद शैलेश की पहचान छुपाने के लिए। आर्कलाइन शॉपिंग आर्केड। वेलकम सर। भैया क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए नहीं, ये पूछे कि कौन चाहिए। कौन चाहिए? शैलेश, जो यहाँ काम करता है। तो शैलेश, वो तो यहाँ काम करता था, उसने तो नौकरी छोड़ दी। कितना टाइम हुआ उसे काम छोड़े हुए? ये कोई 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने? अच्छा, अब इस शैलेश के बारे में कुछ और बता सकते हो आप हमें? हाँ। शैलेश के बारे में सर जितना कहा जाए उतना कम है। एकदम फर्स्ट क्लास सेल्समैन था सर। कस्टमर से इतनी अच्छी तरीके से बात करता था कि जो कस्टमर टाइम पास करने के लिए भी आते थे वो सामान खरीद लेते थे। जब वो इतना अच्छा सेल्समैन था, फिर उसने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी? सर वो कह रहा था कि भाई बड़ा जैकपॉट लगा है उसे, अब वो खुद की दुकान खोलना चाहता है, तो इस सिलसिले में उसे कुछ टाइम के लिए गाँव जाना पड़ेगा। उसका गाँव कहाँ है, कुछ बताया उसने? नो सर, ये तो बताया नहीं सर। ओह, अच्छा, उसकी कोई फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? सर ये रही उसकी फाइल। ओह, ये शैलेश पकड़ ले इसे सर। नहीं, अभी नहीं, एक और काम करना बाकी है। बैठ के तो कहीं जा रहा है? हम भी चलते हैं, जाइए, जा रहा है। अमन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। दे तो दिए पैसे, अब और पैसे कहां से लाऊं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा कौन सा बड़ा चक्कर चल रहा है? अरे कोई बड़ा चक्कर नहीं चल रहा यार, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जितने पैसे तय हुए थे वो सब के सब मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम बकवास बंद करो, बहुत हो चुका। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मिलन, देखो ये गन, प्लीज ये गन मत चलाना। हाँ, तुम गोली नहीं चला सकते। हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना। अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। लेकिन प्लीज ये गन नीचे कर दो। हाँ, गन नीचे कर दो। ये बंदूक मुझे बहुत पहले निकाल लेनी चाहिए थी, लेट हो गए। सीआईडी हमेशा ही टाइम से पहुंचती है। हाथ ऊपर कर, हिलना नहीं। गन लाओ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अमन, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। निखिल, हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लो। सर, मैंने क्या किया है सर? सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे गिरफ्तार मत करिए सर।
ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये ड्रामा बंद करो मिस्टर शैलेश। शैलेश? कौन शैलेश सर? मैं अमन हूँ, अमन। और ये सारा खेल तो इस मिलन ने खेला है। मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सबूत है कि तुम्हारा असली नाम अमन नहीं, शैलेश है। आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में काम करने वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है, समझे? और वहां तुम्हारी फोटो भी है। तो मिस्टर शैलेश, अब तुम महान लेखक नहीं रहे। मिलन, विक्रांत जी से तुम कैसे मिले? जब दो पब्लिशर ने मेरी कहानी छापने से इनकार कर दिया, तब मैं विक्रांत जी के पास गया। विक्रांत जी को मेरी कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे नकली नाम से छापेंगे। इसलिए विक्रांत जी ने तुम्हारे उपन्यास को तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि एक नकली लेखक अमन के नाम से छाप दिया। जी, और जब उपन्यास को सराहा गया तो मुझे लगा कि विक्रांत जी मुझे दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन विक्रांत जी को लगा कि दुनिया इस बात को कभी नहीं मानेगी कि मुझ जैसा दिखने वाला साधारण आदमी लेखक हो सकता है। उपन्यास की पब्लिसिटी के लिए उनको स्टाइलिश और आधुनिक चेहरा चाहिए था। और तभी उनकी मुलाकात शैलेश से हुई, आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में। हाँ? और तुम्हारी मीठी जुबान से बहुत इंप्रेस हो गए वो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना तुम्हें अमन बनाकर दुनिया के सामने लाया जाए। हाँ? पैसा और शोहरत पाने का मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका था सर, लेकिन विक्रांत जी ने तय किए हुए पैसे मुझे नहीं दिए। इसलिए तुमने मिलन से हाथ मिला लिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंजलि नाम की जर्नलिस्ट की मदद ली। मगर शैलेश, तुम्हारा लालच बढ़ा, तुमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तुमने सोचा क्यों ना विक्रांत जी को ही मार दो, ताकि उनके रॉयल्टी के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। हाँ, और उनको मारने की प्रैक्टिस भी मैं उन्हीं के फार्म हाउस पर किया करता था। और अंजलि को इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने ला देती, है ना? मिलन भी तो तुम्हारी असलियत जानता था, इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये कहीं गायब हो गया था। चलो इतना तो पता चल गया कि तुमने जानबूझकर मिलन को उस रात बुक लॉन्च पर बुलाया और बैक स्टेज के पर्दे में छेद बनाया। ये बताओ, विक्रांत जी पर कैसे गोली चलाई तुमने? मैं गन किताब में छिपा कर लाया था। मैंने स्टेज से ही अंधेरे में उन पर गोली चला दी। चलिए नकली लेखक, असली जेल में सजा काटने का वक्त आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.